हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो ये वीडियो बेसिकली एक जेनरिक वीडियो है कि क्या हमें कोचिंग लेनी ज़रूरी है कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। यहाँ पे ये जो वीडियो है ये एक जनरल प्लेलिस्ट में जाएगा और सब्जेक्ट रिलेटेड प्लेलिस्ट लाइक ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट अभी ऑन गोइंग है वो हम लोग ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में डालेंगे। क्लास 11 एनसीईआरटी हम लोग का ऑन है, उस पर हम लोग रेगुलर वीडियो डाल रहे हैं। ये एक जेनरिक वीडियो है। ये वीडियो आपका ये आपको बताने के लिए कि क्या हमें कोचिंग की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत है तो कब ज़रूरत है और कितनी ज़रूरत है। यहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स जो ग्रेजुएशन के बाद होते हैं जनरल, जैसे यूपीएससी, एसएससी, फिर आपका ये बैंक के एग्जाम्स हो जाते हैं, उन पर हम लोग ज़्यादा थर्स्ट देंगे। हम लोग यहाँ पे जो जेई मेंस या जो ट्वेल्थ के बाद एग्जाम्स होते हैं उस पर हम लोग यहाँ पे जब बातें नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद के ही जो गवर्नमेंट एग्जाम है उन्हीं पर बात करेंगे। ये वीडियो बेसिकली उन्हीं को टारगेट करती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली जंप ऑन द वीडियो। सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि क्या हमें कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या फिर हम खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, हमें जानना बहुत जरूरी है। हमें बिल्कुल भी एक्सट्रीम केस में नहीं जाना है कि नहीं नहीं कोचिंग तो बेकार होती है, या हमें बिल्कुल एक्सट्रीम में यहाँ पे भी नहीं जाना है कि नहीं नहीं सेल्फ स्टडी से तो कुछ हो ही नहीं सकता है। द क्वेश्चन विच वी हैव टू आंसर ओवर हियर इज कि हमें कोचिंग कब चाहिए और हमें कोचिंग कितनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप यूपीएससी को देखिए या आप बैंक एग्जाम्स को देखिए। ये सब में आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीन चरण होते हैं इन एग्जाम्स के। हाँ, बैंक के जो क्लर्क एग्जाम्स होते हैं वो बेसिकली प्रीलिम्स और मेंस होते हैं, बट मल्टीपल स्टेजेस होते हैं, राइट। तो अगर हो सकता है कि एक कोई पर्टिकुलर इंसान एक पर्टिकुलर स्टेज के लिए अच्छा है और उसको उसमें कोचिंग की जरूरत नहीं है, बट हो सकता है उसका राइटिंग स्किल्स फॉर एग्जांपल किसी का अच्छा नहीं है, तो हो सकता है उसके उसे यूपीएससी मेंस के लिए पर्टिकुलरली कोचिंग चाहिए। अच्छा, कोचिंग में भी क्या चाहिए आपको? फाउंडेशन से स्टडी चाहिए कि भैया हमको एनसीईआरटी भी कोचिंग वाले पढ़ा दें, हमें स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ा दें, टेस्ट सीरीज एवरीथिंग। या नहीं नहीं भाई, मुझे केवल फीडबैक चाहिए होता है कि मैं जो आंसर लिखता हूँ कितना अच्छा है, मुझे एक स्पेसिफिक प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन चाहिए, तो मुझे एक पर्टिकुलर स्टेज का भी पर्टिकुलर पार्ट चाहिए। द थिंग इज कि हम लोग कोचिंग को किस नज़रिए से देखें, हम लोग कोचिंग को कब हम लोग कोचिंग में जाना सही समझे, कब जाना सही नहीं समझे। तो मैं अपना भी पर्सपेक्टिव आपको दूंगा। मैंने भी कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर किया है, कुछ में रैंक उतनी अच्छी नहीं थी, बट हियर द थिंग इज कि हमें कोचिंग को किस तरह देखनी चाहिए, हमें सेल्फ स्टडी को किस तरह देखनी चाहिए, और कुछ स्टैट्स की भी बात करें। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एक रियलिटी चेक आपको समझना चाहिए। यहाँ पे सक्सेस रेट ये केवल यूपीएससी का ही नहीं है, ये आपका बैंक, एसएससी, हर किसी के लिए है। यानी कट थ्रोट कंपटीशन है, यानी बिना कोचिंग के शायद कुछ हो ही नहीं सकता है। क्यों? पर ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे और एक चीज है, यहाँ पे टाइम फैक्टर है कि 2-3 साल एवरेज। बहुत लोगों से आपने सुना हो कि उन्होंने 21st के ईयर ऑफ एज में ही उन्होंने यूपीएससी निकाली, बहुत अच्छी बात है, बट द थिंग इज एवरेज एज अगर आप एक प्योर गूगल सर्च मारोगे तो वहाँ पे 26 to 27 एज ही दिखेगा आपको कि लोगों ने उसी टाइम पे यूपीएससी निकाला है। बहुत लोग ये भी मानते हैं कि द गोल्डन अटेम्प्ट इज द थर्ड अटेम्प्ट, थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में मेजोरिटी लोग का यूपीएससी निकलता है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप इसे इन्वेस्टमेंट बोलेंगे या कॉस्ट बोलेंगे, ये तो रिजल्ट डिफाइन करता है। बट एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉस्ट है ये केवल 2 लाख या 3 लाख का कॉस्ट नहीं है। ये पैसों को अगर आपने इन्वेस्ट किया होता कहीं, तो अगर आप फाइनेंस थोड़ा भी जानते हैं तो उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलता। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की भी बात हो रही है बेसिकली। ओके, और अगर आपने लोन लेके ये पैसा जमा किया है तब तो ये एक बहुत बड़ा कॉस्ट है। तो हम लोग इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी एस्पिरेंट को कोचिंग कब लेनी चाहिए। देखिए, एक चीज़ तो है कोचिंग का फायदा। अगर फॉर एग्जांपल आपने यूपीएससी का ही टारगेट किया है, फॉर एग्जांपल हम सिविल सर्विस एग्जाम्स के बारे में ही बात करते हैं, तो हो सकता है आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट हो सकता है आपने ग्रेजुएशन भी किसी आर्ट्स सब्जेक्ट से किया हो, बट होता क्या है कि जो ब्रिज होता है, जो गैप होता है, बेसिकली जो गैप है कि यूपीएससी किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है और आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में किस लेवल का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उनके सेमेस्टर्स एग्जाम्स में, इसमें एक बहुत बड़ा गैप होता है। तो इस गैप के ऊपर जो ब्रिज होता है ये हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है। बट अगर आप कुछ पॉइंट्स को देखिए, फॉर एग्जांपल एक्सपर्ट गाइडेंस। अब ये जो एक्सपर्ट आपको गाइड कर रहा है, ये गाइड कितना सही है कितना गलत है आप कैसे जज कर सकते हैं? दूसरी चीज, रेगुलर टेस्ट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। मान लीजिए आपको ज्योग्राफी का जी अभी नहीं आता है, आपको वॉल्केनो के अंदर क्या स्ट्रक्चर्स आपको नहीं पता, आपका एनसीईआरटी क्लियर नहीं है, तो आप टेस्ट में क्या ही परफॉर्म कीजिएगा। फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड फीडबैक। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि डे वन से आंसर राइटिंग कर दो। आपको वही चीज मैं बोल रहा हूँ, आपको बेसिक्स किसी का पता नहीं है, पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करता है, जीरो आवर क्या है, क्वेश्चन आवर क्या है, या फिर आप किसी भी और सब्जेक्ट को देख लीजिए, ज्योग्राफी में ही देख लीजिए, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या सिग्निफिकेंस होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स कैसे इंटररेटेड है। इन शॉर्ट, अगर आपको
स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ही नहीं पता है, एक सब्जेक्ट को हम दूसरे सब्जेक्ट में रिलेट कैसे करते हैं आपको नहीं पता है, तो आप बेसिकली एक पर्टिकुलर आंसर कैसे लिख सकते हैं? और आपको आपका स्टैटिक ही क्लियर नहीं है, तो आप डायनेमिक यानी करंट अफेयर्स को किस तरह से अप्रोच कीजिएगा? तो द थिंग इज कि लोग इसके लिए कोचिंग ज्वाइन करते हैं, बट एक्चुअली ये उतना सही रीजंस नहीं है कोचिंग ज्वाइन करने के लिए, या ये तब एक सही रीजन हो सकता है जब आपके पास प्रायर कुछ एक्सपीरियंस होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि कब ज्वाइन करना मेरे हिसाब से सही है, और हम लोग कुछ स्टैट्स भी देखेंगे। सेल्फ स्टडी एडवांटेज बिल्कुल है, कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी, सिग्निफिकेंट सेविंग ऑफ कॉस्ट, फोकस ऑफ इंडिविजुअल वीक एरियाज। इसके बारे में बात करता हूँ आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड में, कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इन ग्रीन टिक्स के ऊपर मत जाइए, यहाँ पे जितने भी वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच या फ्लेक्सिबल लर्निंग, हर किसी का, हर किसी के लाइफ के एक इंस्टेंट में अपने आप में एक एडवांटेज हो सकता है, डिसएडवांटेज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लेक्सिबल लर्निंग हो सकता है, जो लोग आपका कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, साइड बाय साइड अपना तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बेनिफिट हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए फ्लेक्सिबल लर्निंग उतना सही नहीं है, एक कर्स साबित हो, क्योंकि वो लोग फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे डिसिप्लिन खो बैठे हैं, राइट? तो द थिंग इज कि यहाँ पे ओन पेस हो गया, या सेल्फ रिलायंस, या ओन पेस, सेल्फ मोटिवेशन, हो सकता है बहुत केवल मोटिवेशन वीडियो ही देख रहे हो, तो हो सकता है सेल्फ स्टडी की ये चीजें जो कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकती है, वो हो सकता है बहुत लोगों के लिए नेगेटिव हो। सिमिलरली फॉर कोचिंग, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है या कॉस्ट है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये आपके रिजल्ट पे डिफाइन करता है, आपका रिजल्ट हो गया तो ये एक इन्वेस्टमेंट है, अदरवाइज एक बहुत बड़ा कॉस्ट है। फिक्स्ड स्केड्यूल, बट क्या आप उस स्केड्यूल के लिए बने हैं? ये जो एक्सपर्ट मेंटरशिप हर कोचिंग वाले बोलते हैं, क्या वो लोग जो मेंटर दे रहे हैं क्या वो एक्सपर्ट हैं? और द थिंग इज, क्या उनका एक्सपर्टाइज, एक्सपर्ट लोग अगर कोई सेंटेंस बोलते हैं तो सेंटेंस का मल्टीपल असर्शन, मल्टीपल रीजनिंग आ सकता है, क्या आप वो सही रीजनिंग पकड़ पा रहे हैं? अब पीयर प्रेशर का वैसा कोई बात है नहीं, देखिए पीयर प्रेशर आप जो है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए 10 लाख लोग से आपका कंपटीशन है, उन लोग से भी कंपटीशन है जो लोग परमानेंट जॉब में है, और जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हो सकता है उन लोग का बैकग्राउंड भी मैथ और साइंस से बहुत अच्छा हो। फॉर बैंक एग्जाम्स मैथ्स जैसे कि एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है, अरिथमेटिक, क्वांट्स, रीजनिंग, तो द थिंग इज कि हो सकता है कि वो आपसे ऑलरेडी बहुत आगे थे। पीयर प्रेशर का कोई सेंस नहीं बनता है, अगर आपको लगता है कि 10 लोग के बीच में आप पढ़ रहे हैं और आप उन लोग से कॉम्पीट करेंगे और आप उन लोग के चक्कर में अच्छा करेंगे, तो नथिंग लाइक दैट। ये चीज स्कूल और कॉलेजेस के लिए ठीक है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहाँ 10-10 लाख लोग बैठते हैं, यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज कोई उतना सेंस नहीं बनाता है, अगर आप इस चीज को एज अ एडवांटेज मानते हैं कोचिंग का तो। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं टॉपर्स क्या बोलते हैं। 50% बोलते हैं चलिए आपने सेल्फ स्टडी से किया है, बट क्या रियली ये सेल्फ स्टडी है? क्या हो सकता है आपने किसी एक्सपर्ट मेंटर से मेंटरशिप, या हो सकता है आपके दीदी भैया मम्मी पापा, या कोई भी आपके फैमिली मेंबर में ही हो सकता है कि एक बहुत बड़े पोस्ट में उन्होंने आपको गाइड किया हो, या हो सकता है फ्री में आपको कहीं से गाइडेंस मिल गया, हो सकता है कोई कोचिंग चला रहा हो, वहां पे ही आपका एक बहुत अच्छा पहचान है, उन्होंने ही आपको हेल्प कर दिया हो। तो ये एक्सट्रीम है। और 50% अगर हम बोलें कि चलिए भैया उन्होंने कोचिंग अटेंड किया, किस स्टेज में उन्होंने कोचिंग अटेंड किया? क्या उन्होंने फाउंडेशन बैच भी लिया? क्या उन्होंने, फाउंडेशन मतलब मैं एनसीईआरटीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है? क्या उन्होंने मतलब हर एक स्टेज, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, या जहाँ पे सिर्फ प्रीलिम्स मेंस होता है क्लर्क एग्जाम से, केवल उतना उन्होंने हर एक स्टेज के लिए लिया? या फिर उन्होंने स्टार्टिंग अपने से किया, बाद में देखा कि उन्हें नीड किस चीज की थी, उसके बाद उन्होंने लिया? चलिए अब हम लोग इतना, अगर कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ चुका है, तब हम लोग कुछ सॉल्यूशंस, हम लोग सारे डॉट्स को कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीज ये है कि कोचिंग आपको तभी लेना चाहिए जब आपको लगे कि आपको उसकी नीड है और आपका एक बेसिक लेवल ऑलरेडी बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये रिकमेंड करूंगा कि देखिए, इसीलिए मैंने बोला कि ये जो वीडियो है जेई मेन या एडवांस वालों के लिए नहीं है, या फिर नीट वालों के लिए नहीं, ये आफ्टर ग्रेजुएशन वाले के लिए ही ये वीडियो है। आपको हर एक एग्जाम के लिए मल्टीपल अटेम्प्ट्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए आपको फॉर एग्जांपल 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं अप टू एज ऑफ 32। वैसे ही आपको ये बैक एग्जाम्स के लिए 4 इयर्स ऑफ अटेम्प्ट मिलते हैं। फॉर एसबीआई पीओ आईबीपीएस के लिए भी आई थिंक 4 इयर्स है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट आई थिंक इट्स ऑल्सो 4 इयर्स अप टू एज ऑफ 30। अब यहाँ पे आप पहला अटेम्प्ट, मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सेल्फ स्टडी के बेसिस पे ही दो। आप एनसीईआरटी को कंप्लीट करो, कुछ हद तक स्टैंडर्ड बुक्स को कंप्लीट करो, और ऑनलाइन यूट्यूब में जो फ्री लेक्चर्स, फ्री वीडियोस हैं, उन लोग का सहारा लो, उन लोग से हेल्प लो। और वर्स्ट या बेस्ट केस में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खरीद लो, या प्रीवियस ईयर या मॉक टेस्ट आप कोचिंग वालों के लगाओ, लेकिन हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो सेल्फ स्टडी के अंदर ही आता है बेसिकली, ठीक है? इतना अगर आप कर लोगे, उसके बाद आपका एग्जाम नहीं निकला,
तो भी आप एक फेलियर नहीं कहलाओगे, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में, अब मैं सेकंड या थर्ड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई लक भी एक फैक्टर होता है यहाँ पे, राइट? तो अगर आपका लक साथ दे दिया तो हो सकता है सेकंड अटेम्प्ट में ही जब आप एक कोचिंग के साथ एग्जाम दोगे, पहला चीज ये है कि हो सकता है कि आपको ये समझ में आ जाए कि मुझे कोचिंग किसके लिए चाहिए। भाई मेरा प्रीलिम्स में प्रॉब्लम है, मेंस में मैं अपने कॉलेज में भी बहुत अच्छा आंसर, मतलब मैं अपने कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम में भी बहुत अच्छा आंसर लिख लेता था, तो मेंस में मुझे उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, प्रीलिम्स क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, तो प्रीलिम्स में उतना अच्छा नहीं कर पा रहा, या करंट अफेयर से मुझे इशू हो रहा है। तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद समझ में आया कि आपको एक्चुअली कोचिंग लेना है तो क्यों लेना है। और दूसरा यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कोचिंग या जो भी कोचिंग आप ले रहे हैं, क्या वो आपको हेल्प कर रहा है। क्योंकि मान लीजिए आपको कुछ पता ही नहीं एग्जाम के बारे में, आपको पता ही नहीं है कि एनसीईआरटी में मुझे कितना डेप्थ तक जाना है, आपको पता ही नहीं आपको स्टैंडर्ड बुक में कितना डेप्थ तक जाना है, आपको कुछ आइडिया है ही नहीं, तो फॉर एग्जाम्पल जो भी इंसान आपको सामने समझा रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, आप तो उसका क्वालिटी को वैलिडेट और वेरीफाई कर ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए, और आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपने तो अपने आप को पहले ही दे दिया किसी और को कि भाई आप जो है आप ही हैं, मुझसे तो कुछ होने वाला नहीं है। एक और बहुत बेनिफिट रहता है कि अगर आप पहले सेल्फ स्टडी करके उसके बाद आप कोचिंग करो, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे ये रहता है कि अगर कोई और आपको कोई सही आंसर बता रहा है तो आप केवल सही आंसर सीखते हैं। लेकिन अगर आपने कोई एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, मैथमेटिक्स हो गया या कोई भी एग्जाम को आप ले लीजिए, सिविल सर्विस या मैथ, और अगर आपने गलत अटेम्प्ट दिया, तो आपको हो सकता है 5-6 रीजन समझ में आ जाएगा कि ये आंसर गलत क्यों हुआ, और आप उससे 5 से 6 चीज सीख सकते हैं। सो द थिंग हियर इज कि सेल्फ स्टडी का बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, और सेल्फ स्टडी आपको एक डिसिप्लिन भी देता है बेसिकली, ठीक है? और ये डिसिप्लिन कोचिंग वालों को भी, मतलब जो भी कोचिंग ले रहे हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है, इक्विवेलेंट है। तो डिसिप्लिन भी आपका गेन होगा, आपको डिसिप्लिन मिलेगा। दूसरा चीज़ है आप वैलिडेट कर सकते हैं किसी भी फैकल्टी को, वो क्या पढ़ा रहा है नहीं। तीसरा चीज़, आपको समझ में आएगा कि आपको किस चीज़ का कोचिंग लेना है, हर एक स्टेज का कोचिंग लेना है, आपको अपना वीकनेस और स्ट्रेंथ यहाँ पे समझ में आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है आप मल्टीपल डायरेक्शन में सोच पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे यूट्यूब में भी जो वीडियोस आते हैं, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हो, या फिर हो सकता है यूट्यूब में कोई वीडियो आपका आ रहा हो करंट अफेयर्स का, तो आपको समझ में आएगा कि आपको कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो ये चीज़ आपको सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा से बता देगा। इसीलिए मैंने बोला कि हाँ, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए विद रिस्पेक्ट टू कोचिंग, ये तो बहुत कम लोग के साथ हुआ है। तो ये एक आइडियल अप्रोच हो सकता है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। डेफिनेटली ये पर्सपेक्टिव गलत हो सकता है। मैंने एक बैलेंस बनाने का ट्राई किया कि आपको कोचिंग एक्चुअली कब लेना चाहिए, रादर देन ये बोलने के लिए कि कोचिंग कोचिंग लेना सही है या गलत है। तो कोचिंग लेना सही या गलत नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन द इंस्टेंट कि कब आपको कोचिंग लेना चाहते हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि वो कोचिंग आप किस लिए लेना चाहते हैं। विद दिस ऑफ माई पर्सपेक्टिव, सेल्फ स्टडी भी बहुत हद तक बेटर है। सबसे बेस्ट चीज यहाँ पे होता है कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन बता देता है, ये आपको अपना स्टडी प्लान बताने के लिए कि क्रिएट करने में हेल्प करता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि यू हैव अटेम्प्टेड एग्जाम्स बिफोर, तो अब आपको जो भी आपके अटेम्प्ट्स बचे वो एक क्वालिटी अटेम्प्ट के साथ आप दे सकते हैं, और आपको समझ में आएगा कौन सा स्टडी मटेरियल अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा है। देखिए हार्ड क्वेश्चन वाला भी, बहुत लोग ये सोचते हैं कि पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल बहुत टफ है तो बेटर है। देखिए वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, आपको एग्जाम निकालना है, आपको उस पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल को मतलब उस हार्ड स्टडी मटेरियल को सॉल्व करके अपने आपको बड़ा नहीं दिखाना है, आपको एग्जाम निकालना है। तो जो स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको सिर्फ उतने ही को सॉल्व करने आपका एम होना चाहिए। इसी के साथ फाइनल वर्डिक्ट यही है कि हम लोग एक हाइब्रिड अप्रोच की तरफ रुख करें। ऑनलाइन कोर्सेज चाहे फ्री हो या पेड, उसका कुछ तक हेल्प ले सकते हैं अपने सेल्फ स्टडी में, और टेस्ट सीरीज भी बेसिकली हम लोग लगा सकते हैं। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी ग्रुप इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट बहुत लोग इसको भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मानते हैं कि अगर 2-3 लोग स्टडी कर रहे हैं साथ में, इट्स फाइन। बट टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे आपका कंपटीशन 10 लाख लोग के साथ है, तो अगर आप अंदर से अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं इस कंपटीशन में उतरने के लिए, तो अगर आपके कोई दोस्त और किसी दोस्त के मोटिवेशन में आ रहे हैं, तो बहुत कम चांस है कि ये एग्जाम आपसे निकलेगा। टू बी वेरी मच ऑनेस्ट, आपको अंदर से लाना ही पड़ेगा। और ऑनलाइन कोर्स और टेस्ट सीरीज चाहे फ्री हो या पेड, और स्पेसिफिकली पेड है अगर, तो आप तभी इसका क्वालिटी समझ पाएंगे कि जो मैंने बोला कि पहले अगर आपने इस एग्जाम को दिया होगा। तो मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट जो लोग भी इस साल एग्जाम को दे रहे हैं,
और होप आप लोग को समझ में आया हो ये वीडियो कि क्या कोचिंग ज़रूरी है या नहीं। रैदर देन ये क्वेश्चन एक बहुत गलत क्वेश्चन है। द क्वेश्चन शुड बी कोचिंग अगर ज़रूरी है तो कब ज़रूरी है, और क्या पहला अटेम्प्ट हम लोग का या दूसरा अटेम्प्ट हम लोग का या एक अटेम्प्ट कम से कम हम लोग का प्योरली सेल्फ स्टडी बेस्ड होना चाहिए या नहीं। With this, also, if you like the video quality and our hard work, please share, subscribe this channel, and please like the video and please give your relevant comments for the video. Thank you.